बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा घर मेरी जन्नत इस खुसूसी ट्रांसमिशन में यासिर रहमान और रिजवान रौनक आपको खुशामदीद कहते हैं। और पिछले एक दो दिन के अंदर कुछ अपडेट्स भी हैं, कुछ डेवलपमेंट्स भी हैं, वो भी आपसे शेयर करेंगे हम। और उसके साथ साथ हम ये भी ओपिनियन लेंगे कि एक खाम ख्याली इस हवाले से पाई जाती है कि हुकूमत ने जो लॉकडाउन में कुछ रिलैक्सेशन की है, कुछ नरमी की है, कुछ इंडस्ट्रीज़ को ओपन किया है, उसे ये तसव्वुर किया जा रहा है जैसे कि सूरत हाल बिल्कुल मामूल के मुताबिक चली गई है और लोगों को इस तरह का यकीनन परसेप्शन क्रिएट हो रहा है। इसे हमें मीडिया को ख़ास तौर पे ज़ाहिर करने की कितनी ज़रूरत है जब उस वक्त जबकि पाकिस्तान में जो केसेस हैं वो स्पाइक के ऊपर हैं। और उसके साथ साथ फिर हम ये भी देखेंगे कि इंटरनेशनल जो ट्रेंड है, ख़ास तौर पर यूरोप के अंदर, ये कहा जा रहा है यूरोप और अमरीका के अंदर के मई के बाद से वहाँ पे सूरत हाल स्टेबल होना शुरू हो जाएगी। इस पर भी हम एक्सपर्ट से राय लेने की कोशिश करेंगे कि अगर मई के बाद सिचुएशन स्टेबल होना शुरू हो जाती है तो पाकिस्तान को इस पर्सपेक्टिव से हम किस तरह से देख सकते हैं कि एक वेव चलती है और इसकी जो सेकेंड वेव के बारे में बात की जाती है, क्या वो वेव भी आएगी या नहीं आएगी। इन मौज़ूआत पर बात करेंगे और उसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान जैसे ममालिक और जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, उनकी जो इकॉनमी हिट हुई है, आउट ऑफ द बॉक्स हमारे पास सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं, किस तरह से हम अपने एसएमई सेक्टर को बाहर निकाल सकते हैं इस क्लचेस से जिसमें वो आ चुके हैं, किस तरह से हम अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकते हैं और उस वक्त में जब पूरी दुनिया में कारोबारी ज़िंदगी जो है वो तकरीबन मादूम हो चुका है। रिजवान, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इन इश्यूज़ को देखा जाए और ये दिया जाए। मैं क्योंकि मैंने अपनी इब्तदाई में भी ये बात की है कि लोगों में शायद ये परसेप्शन आ चुकी है कि गवर्नमेंट ने क्योंकि लॉकडाउन में नरमी कर दी है तो दूसरी तरफ सूरत हाल मामूल के मुताबिक आ गई है, आपने कुछ भी ऐसा नहीं करना। मेरे ख्याल ये बताने की जरूरत है कि ये नरमी मशरूत है और फिर सबसे बढ़कर ये कि ये नरमी इस वजह से की गई है, जैसे आपने भी यासिर कहा कि कारोबार ज़िंदगी जो है वो मुअत्तल हुआ है, माशी सरगर्मियाँ हैम्पर हुई हैं, हॉल्ट का शिकार हैं। इन तमाम इशूज़ को साथ लेकर चलना है हुकूमत वक्त ने। उसमें उन्होंने देखा कि किस तरह से लोगों की सेहत को भी जो है वो मद्देनज़र रखा जाए और उसके साथ साथ लोगों की जो दीगर मसाइल हैं जिसमें गुर्बत सबसे बड़ा मसला है, बेरोज़गारी का मसला उभर कर सामने आ रहा है पाकिस्तान में। पूरी दुनिया जो है वो इस मसले का शिकार होती हुई नज़र आ रही है। और जैसे कि यासिर आपने वेव्स की बात की थी तो बिल्कुल ऐसा कहा जा रहा है कि दूसरी वेव जो है इसकी अक्टूबर नवंबर में दोबारा जो है वो आ सकती है। लेकिन अभी फर्स्ट वेव ही मुख्तलिफ रीजन्स में मुख्तलिफ इंटेंसिटी के साथ मुख्तलिफ अपने एक स्ट्रक्चर के साथ जो है वो आती हुई नजर आई है। यूरोप और अमेरिका अब आहिस्ता आहिस्ता उनका कर्व जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हमने देखा कि ब्राज़ील में केसेस बढ़ना शुरू हुए हैं, लेटिन अमेरिका में केसेस जो है वो बढ़ना शुरू हुए हैं और उसके साथ साथ अब एशिया के कॉन्टिनेंट की तरफ जो है उसका, और रशिया में आप देखें जी एशिया वही स्पाइक आ गई है, 2 लाख लोग उससे मुतासिर। 5 ममालिक में जो है वो रशिया आ गया है, जबकि पहले ये कहा जा रहा था कि एशिया बशमूल जो रशिया है वो उसकी सूरत हाल काफ़ी बेहतर है, लेकिन ऐसा अब नहीं है। तो लोगों को इंतहाई एहतियात की ज़रूरत है। मईशत को खोलना, माशी सरगर्मियों को खोलना भी वक्त की मजबूरी है, वक्त की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ अब लोगों पर भी जो है वो इंतहाई बड़ी जिम्मेदारी आ गई है कि वो इस सूरत हाल से किस तरह से हुकूमत से ताउन करते हैं, अपनी सेहत भी बचाते हैं, अपनी ज़िंदगी भी बचाते हैं और लोगों की ज़िंदगी भी बचाते हैं। जी बिल्कुल ठीक है जी। इस पर मज़ीद बात करने के लिए वीरोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। फरमाइएगा कुछ। हम इब्तदाई तौर पे कोरोना के हवाले से ही बात कर लेंगे कि कोरोना की जो स्पाइक आई है, हाउ यू सी कि ये कितना वक्त और ले सकती है, इसमें हम मज़ीद कितना इंक्रीज़ देख सकते हैं और इसकी रीजंस में केसेस का बढ़ना है, टेस्ट का इंक्रीज़ होना है, कैपेसिटी का बढ़ना है, तो थोड़ा सा आगाह कीजिएगा, थोड़ी क्लैरिटी इसके ऊपर आ जाए ताकि हमें। लेकिन जी सबसे पहली बात तो ये है कि कोरोना वायरस की इन्फेक्शन एक ऐसी इन्फेक्शन है जिसके बारे में जनरल जो कि साइंटिस्ट फोरकास्टिंग भी कर रहे थे तो वो भी गलत हो रही हैं जो है ना। ठीक है। जैसा कि आपके इल्म होगा, आज से 2 दिन पहले प्रोफेसर नील फर्गूसन इंपीरियल कॉलेज के जो है ना, उन्हें रिजाइन करना पड़ा अपनी स्टेटमेंट जो कि उन्होंने दी कोरोना वायरस इन्फेक्शन के बारे में और कुछ और चीजें थी जो है ना। अब इसमें ये मेरे ख्याल में आपकी बात बिल्कुल अभी बात जो आप कर रहे थे कि अब गवर्नमेंट्स एंड अक्रॉस द वर्ल्ड WHO और जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे हैव प्लेड देयर रोल। अब नाउ इट्स टाइम फॉर द पब्लिक टू गेट इन्वॉल्व। हर आदमी को अक्रॉस द वर्ल्ड दे हैव टू एक्सरसाइज, जितनी भी हम ये प्रिवेंटिव मेयर्स हैं इसमें हमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा।
अदरवाइज ये कोरोना ऐसे ही फैलता रहेगा। कोरोना कोई जिंदा चीज नहीं है, इट्स ए वायरस पार्टिकल है। आप इसको लेके आते हैं अपने घर में एंड देन इट कीप मूविंग विद फर्दर। लेकिन इसके साथ साथ में एक स्पेसिफिक चीज जो कि इग्नोर की जा रही है मोस्ट ऑफ द टाइम, ये जो यंग जनरेशन है ये बाहर जाती है और मोस्ट ऑफ द टाइम दे एक्वायर दीज कोरोना पार्टिकल या इन्फेक्शन को लेके आते हैं और मोस्टली घरों में ये जो सेकेंडरी ट्रांसमिशन अब शुरू हो चुकी है उसका एक जो है ना मेजर प्रॉब्लम जो है ना आई थिंक वी आर फेसिंग दैट वे। और होपफुली वी आर एक्सपेक्टिंग कि बहुत जल्द हमें कोई ना कोई अच्छी वैक्सीन मिल जाएगी। कल 8 मई का दिन हमारे लिए बहुत अहम था। ये वो दिन है कि जब हमने एक ऐसी वायरस की बीमारी को शिकस्त दे दी थी जिसे स्मॉल पॉक्स का नाम दिया जाता है और पिछली सदी में उसने 300 मिलियन से ज्यादा लोगों को मार दिया था। एंड नाउ द साइंटिस्ट आर रेसिंग कि हम इस कोरोना वायरस को भी उसी तरीके से शिकस्त दें जैसे हमने स्मॉल पॉक्स को कंकर किया। एंड होपफुली इसमें बहुत ज्यादा नई स्ट्रेटजीज आ रही हैं। ये दुनिया में पहली बार हो रहा है कि कोरोना वायरस के लिए जो वैक्सीन बनाई जा रही है उसमें 10 डिफरेंट प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी हमें ज़हन में रखना चाहिए कि दिस वायरस इज वेरी स्मॉल। जैसे मैंने अभी आपको अर्ज किया स्मॉल पॉक्स वायरस जो कि डीएनए वायरस है वो साइज में सबसे बड़ा वायरस था अपनी कैटेगरी में। अब ये कोरोना वायरस को देखते हैं, ये आरएनए वायरस है और ये अपनी कैटेगरी में सबसे बड़ा वायरस है। टेक्निकली इसको तो इंसानी खुलिये में जाते ही इसके जो है ना ऑटोमेटिकली इसको डिसइंटीग्रेट होना चाहिए। लेकिन इस वायरस ने एक ऐसा सेटअप इस्टेब्लिश कर लिया है विच इज स्प्रेडिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कंटिन्यूअसली। सही। अच्छा डॉक्टर साहब ये जरूर बताइएगा, वैक्सीन के बारे में ये कहा जा रहा है, जर्मनी भी क्लेम किया, बरतानिया भी क्लेम कर रहा है, अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा रिसर्च जो है वो आगे चली गई है, चाइनीज़ भी काम कर रहे हैं और दुनिया के दीगर ममालिक भी इस पर काम कर रहे हैं। कहा यही जा रहा है कि 8-10 महीने मज़ीद भी लग सकते हैं। 1-2 महीने गुजरने के बावजूद भी ये कहा जाता है कि 8-10 महीने मज़ीद लग सकते हैं। ये ज़रा शेयर कीजिएगा, क्या आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन क्या कहती है आसान अल्फाज में ज़रा नाजरीन के लिए कि वैक्सीन की तैयारी किन मराहिल में होती है और फिर होने के बाद कितना टाइम लग सकता है, क्यों लगता है इतना टाइम इतने बड़े पैंडेमिक को डील करने के लिए? देखिए जी, वैक्सीन के बारे में ये जो आप नंबर फरमा रहे हैं ना, आई विल शेयर विद यू सम गुड न्यूज। लेकिन आपको सबसे पहले जो है ना आप फरमा रहे हैं कि इसके कि कौन से मरहला जात होते हैं जिसमें से वैक्सीन जब बनने जा रही है उसमें देखा जाता है। जैसे कोरोना वायरस है तो इसके ऊपर जो स्पाइक्स होती हैं उनको लेकर जो है ना हम वैक्सीन जो बना रही हैं पूरे वायरस के अगेंस्ट नहीं बना रहे। मोस्टली ऐसे होता है कि वैक्सीन में ये होता है कि जरासीम को मार के इंसान के अंदर जो है ना एक जिसे कहते हैं कि फेक डिजीज पैदा की जाती है और हमारा इंसानी जिस्म उसके अगेंस्ट अपनी कुव्वत मुदाफियत, अपनी आर्मी डेवलप कर लेता है so that when actually the enemy comes उसके साथ वो अपना उसको डिफीट कर देता है। अब इसके बनाने के लिए इसके मेन 2 मरहले होते हैं, एक प्री क्लिनिकल होता है, दूसरा होता है क्लिनिकल। प्री क्लिनिकल में हम बेसिकली आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा वायरस का पार्ट या वायरस एज ए होल, इसको हम एज एन एंटीजन साइंसी जबान में कहते हैं, इसको इस्तेमाल करके हम इससे वैक्सीन बना सकते हैं। सही है। अब होता यह है कि उसके बाद इसके उसी एंटीजन को जानवरों में इस पे तजर्बात किए जाते हैं और जहां पर कोरोना की वायरस की वैक्सीन का ताल्लुक है ये मुश्किल इसलिए हो रहा है कि इसके लिए हमें हाईएस्ट सेफ्टी की लेबोरेटरी चाहिए होती है, चाहे वो जानवरों में तजर्बात हो रहे हों चाहे वो इंसानों में। आप जैसे देख रहे हैं कि जब भी कोई इंसान बीमार होता है तो हम उनको स्पेसिफाइड हॉस्पिटल्स में लेके जाते हैं। उसके बाद शुरू हो जाते हैं क्लिनिकल ट्रायल। प्री क्लिनिकल से हम क्लिनिकल में इंटर हो जाते हैं और उसके बेसिकली मेन 3 पार्ट है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, लेकिन बाद वक़्त फेज 4 भी किया जाता है। फेज 1 में ये होता है कि बहुत ही थोड़े जैसे 50 से 60 या 100 लोगों को जो है ना वो वैक्सीन इंजेक्ट कर दी जाती है और उसका जो है ना इफेक्ट देखा जाता है इंसान में जो है ना। अब फेज 2 में ये होता है कि
वो उस वैक्सीन की हम इम्यूनोजेनेसिटी देखते हैं, मीन के हमारी बॉडी कैसे रेस्पॉन्स कर रही है, क्योंकि हमारा जिस्म जो है ना बेसिकली दो तरह का डिफेंस सिस्टम प्रोड्यूस करता है। एक जिसे हम एंटीबॉडीज कहते हैं, दूसरे ऐसे खुलिए होते हैं जो कि बीमारी के साथ लड़ते हैं। अच्छा, होता यह है कि फेज 2 में उस पर कर लिया जाता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट मरहला होता है वो है फेज 3 का। फेज 3 में ऐसे होता है कि जैसे 2000 लोगों को जो है ना वो वैक्सीन इंजेक्ट कर दी जाती है, उनमें से 1000 वो होते हैं जिनको रियल वैक्सीन दी जा रही होती है, और 1000 वो होते हैं जिनको डमी वैक्सीन दी जा रही होती है, जिसे साइंसी जबान में प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल्स कहते हैं। सही। अब और उसके बाद देखा जाता है कि उस पॉपुलेशन में 2000 की पॉपुलेशन में कि कौन सा आदमी जो है ना उस वैक्सीन से बच रहा है और कौन सा नहीं बच रहा। अब अगर हम इस चीज का इंतजार करते रहे तो आई थिंक इट विल टेक ए लॉट मोर टाइम इस वैक्सीन के बनने के लिए। और आज से 2 दिन पहले WHO ने भी एंडोर्स कर दिया है, और हमारे एक कॉलीग वायरोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ये मेंशन किया था कि क्यों ना वैक्सीन के लिए नया तरीका इस्तेमाल किया जाए जिसे चैलेंज ट्रायल्स कहते हैं। अब आप मेरे से पूछेंगे कि ये चैलेंज ट्रायल कौन सी नई चीज आ गई। दिस इज टोटली न्यू। इसकी आज से 2 दिन पहले WHO ने कंप्लीट जो है ना इसका डॉक्यूमेंट भी। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर मुख्तसरन हम इसके हवाले से ये जानना चाहें कि ऑन एवरेज एक वैक्सीन को डेवलप करने में, उसे मार्केट में आने में और कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करने में कितना वक्त दरकार होता है? अच्छा, ये मैं आपको डेफिनेटली, अगर आप मुझे मौका दें चैलेंज ट्रायल के बताने का, दैट विल बी ए रियल हैप्पीनेस फॉर योर लिसनर टू हियर दैट वन। और जो साइंटिस्ट हैं इसके लिए टाइम वेरी करता है। जैसे मैं एबोला की वैक्सीन जो है ना वो ऑलमोस्ट इट टुक 5 to 6 ईयर, अभी दिसंबर 2019 में आई है जो है ना। लेकिन चैलेंज ट्रायल ये है कि आप जो है ना हेल्दी लोगों को ले लेते हैं, और इसमें इस पर एक ये दिस वाज ए क्वाइट न्यू आइडिया इन वैक्सीन डेवलपमेंट। उसमें ये होगा कि उन हेल्दी लोगों को जिनकी उम्रें 20 से 30 साल के दरमियान होंगी, उनको वैक्सीन दे दी जाएगी और उनको फिर वायरस से इन्फेक्ट किया जाएगा, और देखा जाएगा कि क्या ये वैक्सीन उसमें बेनिफिट दे रही है या नहीं दे रही। तो इसमें क्विक एक वे जो है ना जो कि WHO ने अप्रूव कर लिया है, और अगर इसको अडॉप्ट किया जाता है तो I foresee कि विद इन नेक्स्ट 3 months वी विल बी हैविंग एन इफेक्टिव वैक्सीन। गुड गुड गुड। That's I think a big decision of the WHO। और मेरा अभी वो जो वॉलंटियर ओपिनियन है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं उसको पहले ही सलाम करना चाहूंगा। जी जी डॉक्टर साहब फरमाइएगा, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए ये बताइएगा कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट भी है अवेलेबल कि जिसमें इंसानी जिस्म एक नए वायरस के साथ जो है वो उसका एक इंट्रैक्शन होता है और उसके बाद वो ऑटो इम्यून सिस्टम पे चला जाता है। क्या हम इस तरह भी सोच सकते हैं कि आज से 4 या 5 महीने के बाद कोरोना वायरस को जितनी सीरियसली लिया जा रहा है, हमारी बॉडीज के अंदर ऑटो इम्यून सिस्टम इतना डेवलप हो चुका होगा कि शायद उतनी सीरियसनेस की जरूरत ना पड़े? अच्छा, इसमें आई मीन इफ आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन वेल, कि हम जो है ना जो आप बात कर रही हैं कि हमारा जिस्म खुद ब खुद ही इसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप कर ले, क्या ये आपका ये सवाल है या बिल्कुल ऐसे ही वो डेंगू वाला है जो है ना सवाल, जिसमें वो है जी यही सवाल बिल्कुल सही। हाँ, तो उसमें ये है कि डेफिनेटली हमारा ये देखें, ये जो कोरोना वायरस है ना बेसिकली इट्स नॉट क्रिएटिंग इन्फेक्शन इन एवरीबॉडी, और हर आदमी को हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़ता। बहुत ज्यादा लोगों में जो है ना ये थोड़ी सी इन्फेक्शन यानी सिम्टम क्रिएट करता है, एंड दोज पीपल आर ऑलरेडी इम्यून। इसके लिए मैं काफी अरसे से मैं ये प्रपोज भी कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को इस पर बहुत जल्दी डिसीजन ले लेना चाहिए कि हमें इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट करने चाहिए। हमें मुमकिन है कि हमारे लोग जो है ना ऑलरेडी इससे इम्यून हो चुके होंगे, लेकिन इसके लिए अभी साइंस हमें सपोर्ट नहीं कर रही कि क्या एक आदमी एक बार जब कोरोना इन्फेक्शन से उसको इन्फेक्शन हो जाती है क्या वो इम्यून है या नहीं है। लेकिन इस चीज का पता चलाया जा सकता है कि हमारे कितने लोगों को कोरोना हो चुका है और वो उससे सेहतयाब हो चुके हैं।
हम जो करंटली जो पीसीआर टेस्ट यूज कर रहे हैं ना, ये उस वक्त बीमारी के बारे में बताता है जब इंसान में एक्टिव वायरस रेप्लिकेशन हो रही हो। लेकिन एक आदमी जब इस बीमारी से सेहतयाब हो चुका होता है तो उसका ये पीसीआर टेस्ट कुछ भी नहीं बता सकता। और इसके लिए एक बहुत अच्छी स्टडी भी है जो कि कैलिफोर्निया से आई थी कि जब पीसीआर टेस्ट किया गया, एक आबादी थी 20 लाख की सांता क्लारा की, तो उससे पता चला, यानी उन्होंने जो फोरकास्टिंग की कि 1000 लोगों को कोरोना हुआ है, और जब उससे इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट या एंटीबॉडी टेस्टिंग की गई तो पता चला कि 50,000 से ज्यादा लोग हैं, और बहुत लोग जो है ना इस बीमारी से लड़के वो ऑलरेडी सेहतयाब हो चुके। ठीक, सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जरा जरूर बताइएगा, जैसे आपने, चूंकि ज़िमनी सवाल आपकी बात से ही मेरे जहन में आया, आपने स्ट्रक्चर के हवाले से बात की कि कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर जो ऊपर स्पाइक्स होते हैं वो किस हद तक डैमेज कर सकते हैं, उसके बाद जो उसका इनर बॉल स्ट्रक्चर है वो कैसा है, जरा ये शेयर कीजिएगा कि एक तो ये स्ट्रक्चर कोरोना वायरस का, क्योंकि इसकी अजीबोगरीब शक्ल देख के हम हमारे जहनों में भी अजीबोगरीब सी बातें आती हैं, किस तरह का वायरस है, नंबर एक। नंबर दो ये कि ये जरा जरूर बताइएगा कि अब ये कहा जा रहा है कि ये ब्लड क्लॉटिंग भी करता है, यानी ही डजंट ओनली डैमेज आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये ब्लड क्लॉटिंग भी कर लेता है, खून के लोथड़े बना देता है, तो इसमें किस हद तक सदाकत है? जो ये आप क्लॉटिंग की बात कर रहे हैं, देयर आर कपल ऑफ साइंटिफिक स्टडीज। इसमें सबसे पहले कोरोना की साइंस जो है ना, क्योंकि बहुत फास्ट डेवलप हो रही है, और इसमें जैसा कि आपके एक स्टडी अभी रिसेंटली आई थी जो कि कैनेडियन साइंटिस्ट टिम कॉलफील्ड, उसने कहा कि यार बात ये है कि कोरोना के बारे में ये जो लोग साइंटिस्ट नहीं है, खुदा के वास्ते दूर रहें, अदरवाइज उनकी साइंस से लोगों को ज्यादा नुकसान पहुंचेगा बजाय इसके कि जो कोरोना जो है ना नुकसान पहुंचाएगा। अब ये जो क्लॉटिंग की, पहले ये आया था कि भाई ये जो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स है ना, कुछ साइंटिस्ट ने ये कहना शुरू कर दिया कि इनको जो है ना कोरोना इन्फेक्ट करता है। ओ गिव मी अ ब्रेक, क्योंकि इन सेल्स में तो न्यूक्लियस नहीं होता, ये तो अपनी जिंदगी नहीं चल सकते, और वायरस एक हाईजैकर होता है, उसको एक ऐसा सेल चाहिए होता है जिसका अपना इंजन हो, उसमें न्यूक्लियस जिसको हम कहते हैं वो चल सके। अब ये क्लॉटिंग का आप जो फरमा रही हैं, दिस इज वेरी कपल ऑफ वेरी ऑथेंटिक स्टडीज सजेस्ट कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, हमारे लंग्स में छोटे छोटे क्लॉट हो जाते हैं, और उसमें उन पेशेंट को, उसमें कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स भी हुए हैं, उनको जब हेपरिन दी गई है तो उससे उसका बेनिफिशियल इफेक्ट हुआ है। दैट इज ए वेरी गुड वन। अच्छा, अब हम आते हैं स्ट्रक्चर की तरफ, वो आप मुझे फरमा रहे थे। देखिए, हम वायरोलॉजिस्ट इन वायरसेस को, हम इनको कहते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन कम्प्लेक्स, क्योंकि वायरसेस को ना जिंदा चीजों में गिना जाता है ना मुर्दा चीजों में, लेकिन ये ऐसे पार्टिकल हैं जब ये इंसानी खुलिए में आ जाते हैं, जब ये जिंदा खुलिए में आ जाते हैं तो इनको जान मिल जाती है, और हर जिंदा चीज को वायरस की इन्फेक्शन होती है। अब ये जो कोरोना वायरस है, इसकी स्ट्रक्चर ये है कि इसके दरमियान में इसका विरासती मादा होता है जो कि आरएनए होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, और ये पॉजिटिव सेंस स्ट्रैंड आरएनए हम इसको टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं। ठीक है। उसका मतलब ये है कि जब ये इंसानी खुलिए में जाता है तो ये इसके पास सारा कुछ तैयार होता है, इसमें कोई तब्दीली इसको नहीं करनी पड़ती। ये अपने और वायरसेस जल्दी से जल्दी बनाने शुरू कर देता है। ठीक है। डॉक्टर साहब, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, जाहिर बात है आपकी माशाल्लाह एक एक्सपर्टी है, और उस का फ़ायदा उठाते हुए हम चाह रहे हैं कि आम लोग जो हैं वो उससे ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकें। ये फरमाइएगा कि जो पाकिस्तान के अंदर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब से ये कोरोना 26 फरवरी के बाद आया और उसके बाद मामलात हुए, हमारी जो तिब का शोबा है उसके अंदर जो एक्सपर्टीज़ का लेवल है उसको आप कैसे गेज करते हैं? क्या हमारी जो कैपेसिटी और एक्सपर्टी है वो उस लेवल पे है कि अगर मज़ीद ये इन्फ्लक्स क्रिएट होता है, स्पाइक बनती है, तो ये उसे टैकल कर सके, या अभी हमें मजीद एक्सपर्टीज इंकलकेट करने की ज़रूरत है? वो क्या एक्सपीरियंसेस हैं जो कि हमें चाइना से सीखने की ज़रूरत है, साउथ कोरिया से सीखने की ज़रूरत है, या न्यूजीलैंड से सीखने की ज़रूरत है? देखिए, इफ यू आस्क माय ऑनेस्ट ओपिनियन, असल में हमारे जो नॉट ओनली पाकिस्तान बल्कि दुनिया के ये जो मेडिकल के हमारे जो डॉक्टर्स हैं या पैरामेडिकल स्टाफ हैं, दे वर नॉट
प्रिपेयर टू डील एन इन्फेक्शन जिसमें उनको मास्क पहनना पड़े। मास्क उस वक्त पहनने पड़ते हैं जब बायोसेफ्टी लेवल 3 की लैब की एनवायरनमेंट हो। और मैंने 16 साल अमेरिका के एक बेहतरीन बायोसेफ्टी लेवल 3 लैब में काम किया है। अमेरिकन बहुत ही कम बायोसेफ्टी लेवल 3 में काम करने पर राजी होते हैं, चाहे वो क्लिनिशियन हो चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ हो। एंड सेम वाज अक्रॉस द कंट्री इन यूएसए, क्योंकि मैं कलीग से डिस्कशन होती रहती थी, तो सबसे ज्यादा जो लोग आके उसमें काम करते थे वो चाइनीज थे। चाइनीज आर बोर्ड और पीपल लाइक अस मुस्लिम, क्योंकि मैं एवरी मॉर्निंग आई यूज टू गो टू बायोसेफ्टी लेवल 3 लैब, और मैं यही सोच के आता था कि शाम को मैं जो है ना अपना शायद जो है ना अगर वायरस से इन्फेक्ट हो गया सो आई विल बी ब्रिंगिंग डेथ सर्टिफिकेट विद दिस वन। आई थिंक चाइना इज द बेस्ट वन। लेकिन आप मुझे इजाजत देंगे, मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, ये जो हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जिनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो रही है या इन्फेक्शन हो रही हैं, we have to look into this one very carefully. As a biosafety level 3 expert, मेरे ख्याल में अगर इनको सही तरीके से ट्रेन कर दिया जाए कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किस तरह पहनने हैं, उनको उतारना कैसे है, तो आई थिंक 90% कैजुअलिटी अमंग द मेडिकल एंड पैरामेडिकल स्टाफ दे कैन बी वेरी वेल अवॉइडेड अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने भी बात की ना मास्क पहनने की, तो इस हवाले से मेरे जहन में एक सवाल आया था कि ये जब से कोरोना वायरस पाकिस्तान में आया है, मुख्तलिफ किस्म की थेरीज जो हैं वो इनकलकेट की जाती रहीं। मास्क पहनना चाहिए, मास्क नहीं पहनना चाहिए, हैंड सैनिटाइज करना, हाथ धोना कितना ज़रूरी है, कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, किस तरह से समाजी फासला रखा जाए। तो मैं चाह रहा था कि आप अगर ज़रा एक दफ़ा वंस क्लियर एंड कैटेगोरिक बता दें कि मास्क पहनना कहाँ कहाँ और किन किन जगहों पर ज़रूरी है, हाथों को किस तरह से कैसे सैनिटाइज करना है, कितनी दफ़ा करना है, तो ज़रा थोड़ा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। अच्छा जी, जहाँ तक ये मास्क का जिक्र है जो है ना, यू यूज एनी टाइप ऑफ मास्क, लेकिन जो हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं दे डेफिनेटली हैव टू यूज दैट N95 मास्क। उसमें ये होता है कि जनरल पब्लिक, डॉक्टर साहब जनरल पब्लिक कैसे, जैसे मैं हूं, यासिर हैं, हम सब बाहर घूम फिर रहे हैं, बाजारों में भी जाना है, कुछ ग्रोसरी भी करनी है, तो वो हम लोग यानी जो अवाम है वो क्या करे? मतलब सेंस ऑफ सिक्योरिटी या सेफ्टी इसके साथ लोगों ने अटैच कर दिया कि अगर आप मास्क पहन लेंगे तो अपने आप को महफूज कर लेंगे, या नहीं होगा तो नहीं होगा, कैसे, इसको जरा क्लियर कीजिए। देखिए जी, आप यासिर और आप, आई थिंक एंड एवरीबॉडी एल्स आवर लिसनर, दे शुड वेयर द मास्क, इवन कपड़े का भी हो, उसमें ये हो सकता है कि यू विल बी रिड्यूसिंग, क्योंकि ये वायरस पार्टिकल की फॉर्म में है। अगर आपके मास्क है तो इट विल बी हिंडरिंग एटलीस्ट आप 50 to 60%। आप ये अक्सर बातें करते रहते हैं कि फला मास्क से वायरस गुजर जाता है, इससे नहीं गुजरता। ट्रस्ट मी, वो जो डॉक्टर भी पहन रहे होते हैं ना, उसमें 5% पार्टिकल उसमें से क्रॉस हो सकते हैं। तो आई थिंक वेयरिंग मास्क रिड्यूस दी रिलेटिव चांसेस। अब ये है कि अगर आप 60 to 70% अगर आप इससे सेफ हो रहे हैं, सो यू आर इनहेंसिंग योर सेफ्टी लेवल। और दूसरी बात, जो सैनिटाइजर जो है ना बेसिकली, और इसका लेट मी शेयर विद यू, इट्स अनफॉर्चुनेट क्योंकि सैनिटाइजर माफिया जो है ना, आई थिंक अब जो सैनिटाइजर भी आ गए हैं द बेस्ट और कुछ इवन जो है ना लोगों ने ये क्लेम शुरू कर दिया कि हमने सैनिटाइजर डेवलप कर रही हैं, गिव मी ए ब्रेक। असल में ये सारे के सारे सैनिटाइजर जो है ना, इसमें अल्कोहल होता है और अल्कोहल का लेवल 70% से ज्यादा होना चाहिए। अब आप मेरे से पूछेंगे और हमारे जो सुनने वाले हैं ये भी जानना चाहेंगे कि क्या सैनिटाइजर अच्छा है या साबुन अच्छा है। एंड आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द साइंस और सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यूएसए मेरे इस कमेंट्स को इंडोर्स करता है, बल्कि उन्हीं की ये एडवाइस है कि आप जो आपका आम साबुन है, कपड़े धोने वाला साबुन, दैट इज मच मच बेटर देन किलिंग द वायरस देन योर सैनिटाइजर। सैनिटाइजर आप उस वक्त इस्तेमाल करें जब आपको साबुन अवेलेबल नहीं है। अगर आप ऑफिस में बैठे हैं, आपके पास साबुन है, एवरीथिंग यू शुड वॉश योर हैंड बाय दैट वे इंस्टेड ऑफ यूटिलाइजिंग सैनिटाइजर। लेकिन अगर आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां पे आपको पानी अवेलेबल नहीं है, एट दैट टाइम इट इज गुड टू यूज सैनिटाइजर। ठीक है, बट इस सैनिटाइजर जिसमें 70% से ज्यादा अल्कोहल है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर मुख्तार, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने डिटेल के साथ बताया।
इस वायरस के हवाले से, इसके फैलाव के हवाले से और जो वैक्सीन की तैयारी के हवाले से मुख्तलिफ दावे किए जा रहे हैं, यूरोप में भी, चाइना से भी और मुख्तलिफ ममालिक और से भी, कि ये इसे तैयार कर लिया जाएगा। मेरा ख्याल है रिजवान, अभी दुनिया को इंतज़ार करना पड़ेगा। हाँ जी। हमें बहुत उजलत में किसी चीज़ को अपने ऊपर तारी इसलिए नहीं करना चाहिए कि जी वो वैक्सीन की शक्ल इख्तियार कर गई है तो हमें कर लेना चाहिए। जैसे क्लोरोक्विन की पहले बात हुई कि जी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, या मलेरियल एंटी मलेरियल जो दवाइयाँ हैं उनके हवाले से बात की गई, लेकिन हर एक के अपने साथ साथ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। और जैसे FDA ने बताया कि बाद में जो चीज़ें सामने आई हैं कि इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो इनके फ़ायदों से ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसी क्रॉनिक बीमारी है जिस तरह के हार्ट के पेशेंट हैं या शुगर का मसला है, मसाइल हैं, तो इसलिए ज़रूरी क्या है कि बजाय इसके वो कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो बेहतर यह है कि जो समाजी फासले की बात की जा रही है, अभी कुछ ऐसा नहीं बदला जिसको हम बिल्कुल नॉर्मलाइज सिचुएशन कहते हैं। अभी कुछ ऐसा नहीं हुआ कि जिसको हम कहते हैं दिन ब दिन केसेस में इंक्रीज़ हो रहा है। अभी हमें एहतियात करनी है बहुत ज़्यादा। और मास्क के हवाले से कल डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने बहुत ही डिटेल के साथ बताया कि मास्क जिसे हम N95 मास्क भी कहते हैं, सर्जिकल मास्क भी कहते हैं, मेडिकल मास्क भी कहते हैं, डिफरेंट किस्म की टाइप्स ऑफ मास्क होते हैं और ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ और डिफरेंट नेचर ऑफ जो वर्क के लोग होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर हम मास्क पहने लेकिन अब हम सोशल जो डिस्टेंसिंग है उसे ऑब्जर्व ना करें तो ये भी गलत है। और हम सोशल डिस्टेंसिंग ऑब्जर्व कर रहे हैं और मास्क बिल्कुल इस्तेमाल ना करें तो ये भी गलत है। तो बेहतर ये है ज़्यादा, क्योंकि हम PTV पे वो एक पब्लिक मैसेज भी चला रहे होते हैं एक मुल्क का जिसके अंदर मैक्सिमम ये बात की जाती है कि मास्क से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और यकीनन इससे हम जो है वो आगाही लोगों को प्रोवाइड करना चाहिए इस हवाले से, ताकि लोगों को अपने बचाव के लिए इक़दाम करने में आसानी हो सके। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और अब मतलब इसमें एट द एंड हम ये कह सकते हैं नाज़रीन के वी हैव टू लिव विद इट नाउ, क्योंकि अभी भी टाइम बहुत ज़्यादा लग सकता है वैक्सीन आने में और फिर वैक्सीन को कमर्शियल होने में, पूरी दुनिया में उसको डिस्ट्रीब्यूट होने में। फिर ये भी देखा जाएगा कि डिफरेंट स्ट्रक्चर है, डिफरेंट ब्रीडिंग्स हैं, डिफरेंट एनवायरनमेंट है, डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स होते हैं, तो उसमें वैक्सीन किस तरह से लेकर इन चीज़ों को आगे चलना है। बुनियादी तौर पर हमें अपने लाइफ स्टाइल में तब्दीली लानी है। कोशिश ये करनी है कि किस तरह से हम कोरोना के साथ जिंदा रहना सीख सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को अपनी ज़िंदगी का महवर बनाइए। प्रिकॉशनरी मेजर्स जो लिए जा रहे हैं, सिक्योरिटी मेजर्स जो लिए जा रहे हैं हेल्थ के हवाले से, उनको अपनी ज़िंदगी का जो है वो मकसद बनाएं और उसके साथ साथ आगे चलते जाएं इंशाल्लाह। जैसे कि हम बात भी कर रहे थे कि इम्यूनिटी खुद ब खुद भी डेवलप होती जाती है, कुछ हिफाजती इक़दाम होंगे, कुछ इसकी इंटेंसिटी में कमी जो है वो आती है। हमेशा हर वायरल डिजीज़ में ऐसा ही होता है। तो वो तमाम के तमाम फैक्टर्स मिलकर चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो हिफाजती इक़दाम की है, उन तदाबीर की है जो आप ले सकते हैं, क्योंकि अभी कोई वैक्सीन, कोई ट्रीटमेंट इसकी एज सच मौजूद नहीं है। बिल्कुल ठीक तो है, अभी सिर्फ और सिर्फ हमें रहना है इसके साथ हिफाजती तदाबीर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और किरण, इसमें मीडिया का बड़ा किरदार है कि आपको गाय बगाए आगाह करने के लिए, और ख़ास तौर पे शऊर और आगाही और जो मिसपरसेप्शंस थ्रू सोशल मीडिया फैलाई जा रही होती हैं, जो कह सकते हैं आपके फेक न्यूज़ फैलाई जा रही होती हैं, उसके तदारुक के लिए भी हम जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो क्या काम कर सकता है। अजीम चौधरी साहब ने हमें स्काइप पे ज्वाइन किया है, सीनियर साफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं, उनसे बात करेंगे। और डॉक्टर सरताज अली ने हमें ज्वाइन किया है पॉलीक्लिनिक से, उनसे इस्लामाबाद की सूरत हाल के हवाले से जानेंगे, फोकल पर्सन हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी अजीम चौधरी साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो फरमाइएगा। हम बात कर रहे हैं कि लोगों में ये इम्प्रेशन है, परसेप्शन है कि शायद गवर्नमेंट ने जो लॉकडाउन में नरमी की है वो बिजनेस एज यूजुअल हो गया, लाइफ नॉर्मल हो गई। इस चीज़ को इग्नोर करते हुए कि जो रिक्वायरमेंट्स या कंडीशनैलिटीज़ गवर्नमेंट ने लगाई हैं उसको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। उसके बगैर आप लॉकडाउन के कॉन्सेप्ट पे अमल दरामद नहीं कर सकते, जो लॉकडाउन में नरमी के कॉन्सेप्ट में। बहुत शुक्रिया यासिर साहब। मेरी इसमें गुजारिश ये है कि हम एक लापरवाह कौम हैं। हमारे लोग ये समझते हैं कि हर चीज़ अल्लाह तवक्कल खुद ही ठीक हो जाती है, खुद ही ख़राब हो जाती है, अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। ये बात दुरुस्त है कि अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। और अगर हम एहतियात नहीं करेंगे तो फिर खराबी तो आएगी। पूरी दुनिया में अगर एहतियात की गई होती तो इस तरह ना होता जिस तरह अब हो चुका हुआ है। और अब अमेरिका का सदर रोजाना अपना टेस्ट करवाएगा। यहाँ तक अगर सूरत हाल पहुंच चुकी हुई है तो आप और मैं जो हम बाहर सड़कों पर जाते हैं, पब्लिक में एक्सपोज होते हैं, और वो लोग जो मार्केट्स में मजदूर होंगे
ठेले वाले होंगे, दुकानदार होंगे, खरीदार होंगे, अगर वो एहतियात नहीं करेंगे तो यकीनन ये मामला खराब होने का बहुत रोशन इम्कान मौजूद है। इस पे हुकूमत भी ये बात कह रही है, हम सब भी ये बात कह रहे हैं, दुनिया भर के माहिरीन भी ये बात कह रहे हैं कि एहतियात के बगैर आप मुमकिन नहीं है कि सेहतमंद जिंदगी गुजार सकें और इस वबा से बच सकें। देखें, इसमें जो चीजें हैं वो हम पहले दिन से यही बात कर रहे हैं और पर्टिकुलरली पीटीवी ने तो बहुत ज्यादा इस पे अवेयरनेस कैंपेन चलाई है। आप हाथ धोएं, आप फासला रखें, आप मास्क पहने, और मास्क आपको 95 की जरूरत नहीं है, आम मास्क जो है वो आपके लिए काफी है, इसलिए कि आप कोई ऑपरेशन तो कर नहीं रहे, आप मरीज तो देख नहीं रहे, आप तो अपना दिफा कर रहे हैं। और अपने दिफा के लिए जब तक आप फासला नहीं रखेंगे, जब तक आप उस जरासीम से बचने की कोशिश नहीं करेंगे और जब तक आप दूसरों को बचाने की कोशिश नहीं करेंगे, ये मामला बेहतर नहीं होगा। हमें चाहिए कि हम हुकूमत की बताई हुई तमाम तदाबीर को इख्तियार करें और इस बात का इसरार ना करें कि जो हुकूमत कह रही है उससे हटकर हम कुछ करना चाहते हैं। खराबी हो जाएगी उसके नतीजे में, और जिंदगी होगी तो सब कुछ होगा, और अगर जिंदगी नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। जिंदगी एक बड़ी नेमत है और इस नेमत से हमें माला माल रहना चाहिए। हमें चाहिए कि हम ना शुक्र ना हो और अल्लाह ताला के शुक्र गुजार रहें। वबा आ गई है, ठीक है, अब उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, इसलिए कि अभी आप इतनी लंबी जो गुफ्तगू डॉक्टर साहब से कर रहे थे उसका कंक्लूजन ये था कि अभी वक्त लगेगा वो उस वैक्सीन के आने में, और जब वैक्सीन आएगी तब दुनिया में वो पता नहीं गरीब को मिलेगी कि अमीर को मिलेगी, अमीर मुल्क को मिलेगी कि गरीब मुल्क को मिलेगी। इसलिए कि हम तो रिसर्च करने वाले मुल्कों में उस तरह शामिल नहीं है, और वो ममालिक जो रिसर्च कर रहे हैं यकीनन इसको महंगी दवा के तौर पर बेचने की कोशिश करेंगे, वो प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेंगे। हमें तो एहतियात के साथ जिंदा रहना चाहिए। जी अजीम चौधरी साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अजीम चौधरी साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। नाज़रीन, इस वक्त हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने हैं डॉक्टर सरताज अली, पोली क्लिनिक से ताल्लुक है, फोकल पर्सन है, इनसे भी इसी हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सरताज। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या सिचुएशन है इस्लामाबाद में, वफाकी दारुल हुकूमत में, कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां से ज़्यादा फ्लक्स है, खुदा ना खास्ता सेफ और सिक्योर कौन से हैं, क्या कुछ इकदाम उठाए जा रहे हैं? नहीं, इस वक्त अगर आप देखें तो कोरोना तकरीबन हर सेक्टर में फिल हो चुका है, क्योंकि लोकल ट्रांसमिशन स्टार्ट हो गई है, तो तकरीबन आपको हर सेक्टर में केसेस मिलेंगे। और जो लॉकडाउन में नरमी अभी की गई है, जिससे लोग इंप्रेशन ले रहे हैं कि आया या हमने तो पेंडेमिक पे काबू पा लिया या हमारे पास केसेस कम होना शुरू हो गए, तो ये तासुर बिल्कुल गलत है। क्योंकि केसेस हमारे पास बढ़ रहे हैं। क्योंकि आप अगर 1-1.5 महीना पहले चले जाए तो 500-300 केसेस चले कि अब हम 27,000 क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है। और ये वो 27,000 है जो कंफर्म केसेस है, जो टेस्ट हो चुके हैं। अगर आप टेस्ट की कैपेसिटी बढ़ा दें तो मैं आपको बताऊं कि 27,000 से डबल ट्रिपल भी हो सकते हैं, जो इस वक्त एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हमारे बीच घूम रहे हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर सरताज, ये फरमाइएगा कि जो लोग आपके पास लाए जा रहे हैं, जो कोविड-19 पॉजिटिव हो रहे हैं, उन तमाम में कॉमन जो चीज़ सामने आ रही है वो क्या आ रही है? मतलब वो एहतियात नहीं कर पा रहे, वो किसी हुजूम का हिस्सा बन रहे हैं, या जो शख्स बाहर से वो घर में गया है वो साथ लेकर गया है, कॉमन जो समाजी आप इसे कह सकते हैं कि जो इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है वो क्या सामने आ रहा है, ताकि हमारे जानने वाले जो नाजरीन हैं ये भी देखें और इनको भी मालूम हो सके कि इस चीज़ को हमने नहीं दोहराना। मेजॉरिटी मतलब आपके पास जितने भी आ रहे, किसी न किसी का कांटेक्ट हिस्ट्री है और वो उसको खुद पता है कि कौन सा कांटेक्ट है। या तो वो ऑफिस में बैठे हुए, क्योंकि ऑफिस में आप पेपर वगैरह सारे आप डायरेक्ट कर लेते हो, तो वो खुद बता रहे हैं कि वो ना मास्क पहन रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंस रख रहे हैं। और मेजॉरिटी लोग हैं जिनको पता है कि उनका किस किस के साथ कांटेक्ट आया है, तो ये बेहतियाती है लोग कर रहे हैं, जो उनको खुद भी पता है, उनको एहसास हो जाता है, लेकिन उस वक्त होता है जब वक्त गुजर चुका होता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ लाइन पर ही रहिएगा। अजीम चौधरी साहब से मैं ये पूछना चाह रहा था। अजीम चौधरी साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी 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 जी। अजीम साहब, ज़रा ये शेयर कीजिएगा, बिल्कुल आपने एक बात की थी कि बुनियादी तौर पे नॉन सीरियसनेस बहुत ज़्यादा है हमारे अंदर मिन हैसुल कौम, और इसमें कोई शक नहीं है। मुख्तलिफ़ किस्म के टोटके भी बता दिए, मुख्तलिफ़ किस्म के इलाज भी हमने निकाल लिए, बहुत ज़्यादा माहिरीन भी पैदा हो गए कोरोना वायरस के हवाले से, और ये कहा गया कि नहीं जी बस अब ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कुछ मजबूरियाँ भी ऐसी हैं कि एक माशी सरगर्मियाँ भी बहाल करनी है, कुछ बहरहाल
उन लोगों के कारोबारों को भी खोलना है जो एक आध बंदे को रोज़गार भी दे रहे हैं, ख़ुद भी कमा खा रहे हैं। तो इस तमाम सूरत हाल में किस तरह से डेवलप की जा सकती है मज़ीद एक एक्सटेंसिव अवेयरनेस लोगों के अंदर कि जनाब ये आपके फ़ायदे के लिए कारोबार वगैरह खोले गए हैं, इसमें और किसी का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई लालच नहीं है। आप ठीक है, अगर दोबारा खुदा ना खास्ता फैलता है तो बंद हो जाएंगे दोबारा चीज़ें। रिजवान, दो चीज़ें हैं। एक ये कि ये वबा फैलती चली जा रही है पूरी दुनिया में, और जहाँ कहीं कम हो रही है वहाँ बहुत सारा नुकसान करने के बाद कम हो रही है। हमारे यहाँ इसका जो ट्रेंड है वो अभी नेगेटिव की तरफ नहीं गया, अभी ये पॉजिटिव साइड पे जा रहा है। और इसके नतीजे में हमें जो बात एहसास करनी चाहिए वो ये कि क्या हम बीमारी से मरना चाहते हैं या भूख से मरना चाहते हैं। अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो हम भूख से मर जाएंगे। और हमारे यहाँ बहुत बड़ा तबका है, बहुत ही बड़ा तबका है, जो रोज की कमाई रोज लेकर आता था और अपने बाल बच्चों का पेट पालता था। अगर उनको पैसे नहीं मिलेंगे और हुकूमत के पास तो इतने वसाइल नहीं है कि वो 22 करोड़ लोगों को पैसे दे सके और उनको उस तरह की जिंदगी गुजारने के लिए सहूलतें दे सके जैसी वो गुजार रहे थे, अच्छी या बुरी। लेकिन हमें बीमारी से बचने के लिए एहतियात अगर हम कर लें और उसके साथ साथ हम कुछ पैसे भी कमा लें तो दोनों काम हो सकते हैं, हम दोनों नेमतों से माला माल हो सकते हैं। और हमें देखना ही पड़ेगा कि हम उसके लिए क्या करें। उसके लिए हमें फासला रखना पड़ेगा, आपस में बात करते हुए भी 6 फुट का फासला रखना पड़ेगा। हम वैसे लाउड कौम है पूरी की पूरी, हम ऊंची आवाज में बात करने जानते हैं और हम करते हैं, सभी करते हैं। हम धीमे लहजे के साथ बात करें तब भी 6 फुट पे सुनी जा सकती है। और अगर हमें छींक आए, हम अपने आप को ढांप लें, हमने मास्क लगाया हो, हम हाथ अच्छी तरह धोएं, तो हम इस फासले के साथ अपने कारोबार को थोड़ा बहुत जितना भी शुरू कर सकते हैं वो शुरू करना चाहिए। लेकिन आप जरा गौर कीजिए, अकबरी मंडी या इस तरह की फ्रूट मंडी, सब्जी मंडी, इसमें जो रश होता है उसमें वो लोग बहुत ज्यादा होते। जी आप कुछ कह रहे थे? जी मैं कह रहा हूँ मुख्तलिफ बाजारों के मैंने नाम भी लिए हैं कि बिल्कुल ये वहाँ के विजुअल सामने आए हैं जो कि बहुत ही आप कह सकते हैं कि बहुत डिसअपॉइंटिंग विजुअल्स हैं। अच्छा अजीम साहब, मैं आप ही को इन्वॉल्व करूँगा यहाँ पे। मीडिया वर्कर्स के हवाले से ज़रा बात हम कर लेते हैं। अभी देखा जाता है कि किरण जो हमारे फील्ड रिपोर्टर्स हैं मुख्तलिफ चैनल्स के, उन्हें भेजा भी जाता है, यकीनन उनका भी कारोबार है, रोज़गार है, उसको भी होना चाहिए। कितनी एहतियात आपको मीडिया वर्कर्स के अंदर, इस शोबे के अंदर ख़ास तौर पे, क्योंकि ये भी फ्रंट लाइन पे आप कह सकते हैं, हमारा भी इंटरेक्शन होता है लोगों के साथ, ख़ास तौर पे जो हमारा रिपोर्टर जो है वो फील्ड में काम कर रहा होता है, इस वक्त जो मीडिया हाउसेज हैं उनको कितनी जिम्मेदारी का मुजाहरा भी करना चाहिए इस हवाले से कि ठीक है आपने खबर भी लेकर आनी है, आपने रिपोर्ट भी करनी है, लेकिन उसके साथ साथ आपके जो वर्कर्स हैं उनकी जान भी प्यारी है। क्योंकि अभी रिसेंट पास्ट के अंदर जो कुछ प्राइवेट मीडिया चैनल्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा पॉजिटिव आए हैं। हमें एक बात की एहतियात तो फौरन ही कर लेनी चाहिए। जो मेरी तरह के सफेद रीश लोग हैं उन्हें चाहिए कि वो फील्ड में मत जाएं और उनके डिपार्टमेंट्स को और उनके हेड्स को और उनके सनत के मालिकान को चाहिए कि उन्हें कहें कि आप यह घर से काम करें। अब तो देखें डिजिटल दौर है, अब आप इस कंप्यूटर के जरिए, इस लैपटॉप के जरिए, इस फोन के जरिए सब चीजें कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप तस्वीर अपनी दे सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, तो वहां से वो कम्युनिकेट किया जा सकता है। नेशनल असेंबली का इजलास होने वाला है परसों से, और अगर उसमें ये सब लोग जाएंगे तो वहां जो गैलरी है उसमें तो सीट साथ मिली हुई है और उसमें 600-700 लोग एक ही जगह पर बैठते हैं। मुझे डर है कि नेशनल असेंबली के इजलास के दौरान हमारे जो सहाफती कारकुन हैं उन बेचारों का कोई नुकसान ना हो। मालिकान को चाहिए किट्स दें, हुकूमत को चाहिए उनके इलाज के लिए अगर कोई सहूलत दे सकती है मजीद तो वो उनको दे। और दूसरी चीज जो है वो ये कि ये जो वेज बोर्ड के हवाले से हमें सहूलतें मिलनी चाहिए, ये तो मिल नहीं रही। इसमें इंश्योरेंस मौजूद होती है, यहाँ तो वर्कर को तनख्वाह नहीं मिलती, इंश्योरेंस मालिकान कहाँ करा के देंगे। हुकूमत का काम है कि वो इस बात को देखे और इन वर्कर्स को भी महफूज करे, जिस तरह हम डॉक्टर्स को महफूज करना चाहते हैं। बिल्कुल अजीम साहब, जिस तरह को महफूज करना चाहते हैं, मीडिया को महफूज करना भी बहुत जरूरी है। जिस तरह बिल्कुल मीडिया को भी महफूज करना बहुत जरूरी है, सहाफ़ी भी फ्रंट लाइन वर्कर्स होते हैं। मैं शामिल करूंगा डॉक्टर सरताज अली को। डॉक्टर साहब जरा ये शेयर कीजिएगा, अब आहिस्ता आहिस्ता कारोबारी ज़िंदगी जो है वो खुल रहे हैं, मरहलावार लॉकडाउन में नरमी की जा रही है, वो भी अपनी जगह पर जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त यानी अब जो अब आगे हफ्ते में जो सूरत हाल पैदा होने जा रही है, वैसे भी कहा जा रहा था कि ट्रेजेक्ट्री बढ़ेगी, ऊपर से कारोबार खोलना जो है वो मजबूरी बन गया,
तो किस तरह से तमाम सिचुएशन को डील किया जाना चाहिए एज मेडिकल प्रैक्टिशनर? जहाँ तक लॉकडाउन में नरमी का कंसेप्ट है, तो लोगों में ये जो कंसेप्ट जा रहा है कि आया ये नरमी का मकसद है कि अब चीजें कंट्रोल में, हाँ जी। तो ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। क्योंकि अब लॉकडाउन खुल रहा है, ये उन लोगों के लिए जिनकी मजबूरी है, जो डेली वेजेज है। तो इस सूरत हाल में अब हमारी जिम्मेदारी बहैसियत कौम और बढ़ जाती है कि हम अपना एहतियात और ज्यादा करें। और मैं आपको बताऊं कि ये जो हम एहतियात बता रहे हैं, इतना कोई मुश्किल एहतियात नहीं है। आपने सिर्फ 1 मीटर, मिनिमम 1 मीटर डिस्टेंस रखना है अपने जो जहाँ पे भी आप जा रहे हैं। गैर जरूरी घरों से ना निकले, मास्क पहने रखे। अब अगर आपको 1 मीटर डिस्टेंस हो तो ये वायरस 1 मीटर से ज्यादा ये ट्रेवल नहीं कर सकता। तो आप 1 मीटर डिस्टेंस के साथ सारे सरगर्मी आप रख सकते हैं। आप सिर्फ मास्क पहने। दूसरी बात यह कि जब तक आप किसी से हाथ मिलाए या किसी से टच हो या आपने कोई ऐसी चीज टच की हो जिसपे ये वायरस मौजूद हो, ये इतना वीक वायरस है कि आप एक ही दफा हाथ साबुन से धो ले तो ये वायरस मर जाता है। जब तक आपका हाथ धोने से पहले मुंह तक ना गया हो तो ये वायरस आपको नहीं लगता। तो बेहतर है कि आप हाथ धोए, मास्क पहने और डिस्टेंस रखें, सोशल डिस्टेंस जो बार बार कह रहे हैं। तो इसी के साथ कारोबारी जिंदगी जो नॉर्मल जिंदगी है वो चल सकती है। अगर ये एहतियाती तदाबीर हमने ना अपनाए तो जो आगे वाले दिन में, आगे हफ्ते। अच्छा, डॉक्टर सरताज अली अजीम चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने का। यासिर, बात एक ही सामने आ रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, हिफाजती तदाबीर पर अमल करना है, तो हम ये जो अब लॉकडाउन मरहलावार खुलने जा रहा है इसको भी हम काबू में कर सकते हैं, फ़ायदा भी उठा सकते हैं लॉकडाउन खुलने का, दुकानें भी खोली जा सकती हैं, कारोबार भी जारी रखा जा सकता है और अपने आप को महफूज भी रखा जा सकता है। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है और ये ज़रूरी है क्योंकि हुकूमत भी इस बात को समझती है कि आम आदमी का रोज़गार वो जा रहा है। अभी कुछ रिपोर्ट सामने आई हैं, कुछ सर्वे सामने आए हैं जिसके मुताबिक ये तक बात की गई है कि तकरीबन 18 लाख फैमिलीज़ या 20 लाख फैमिलीज़ ऐसी हैं, ये गैलप का सर्वे मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, उसके बाद फिर न्यूज़ ब्रेक की तरफ भी जाएंगे। 18 से 20 लाख फैमिलीज़ ऐसी हैं जो इस पैंडेमिक के दौरान जिन्होंने अपने कुछ असासे बेचने की भी कोशिश की है ताकि वो कुछ अपनी ब्रेड एंड बटर अर्न कर सकें। तो अगर सूरत हाल लॉकडाउन मुस्तकिल तौर पे रहता है और उसकी वजह यही होगी कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे, केसेस स्पाइक करेंगे और लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो जिसकी वजह से ज़्यादा सूरत हाल चैलेंजिंग और मुश्किल हो सकती है। जनाज़िन, एक मुख्तसर सा ब्रेक है, यहाँ पर ख़बरें आपसे शेयर करेंगे और उसके बाद ट्रांसमिशन में दोबारा से सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे। आप हमारे साथ ही।